मित्रों नमस्कार। मैं लीना महेंद्रले और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राष्ट्र चेतना। इसमें मैं कभी-कभी अपनी जीवनी के भी कुछ अंश आपके सम्मुख रखना चाहूंगी, इसलिए कि मेरी करीब 40 वर्ष सरकारी नौकरी रही और उस नौकरी के दौरान जो मैंने अनुभव इकट्ठे किए, वो अनुभव मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो कालखंड में मेरे सम्मुख है या जो मेरे साथ गुजरा, जो 1950 मतलब मेरा जन्म 1974 जब मैं आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आईएएस की ट्रेनिंग में आई और उसके बाद आईएएस की नौकरी 40 वर्षों तक। तो इस पूरे काल में, इस काल की जब कुछ घटनाएं मैं सोचती हूँ, उनका मैं आपके सामने वर्णन करूंगी। तो एक क्या होता है कि उस कालखंड की एक झलक हमें मिलती है कि वह वातावरण कैसा था, उस समय का परिवेश कैसा था, उस समय की लोगों की मान्यताएं क्या थी, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय स्थिति क्या थी इत्यादि, जिसकी फिर हम तुलना आज के दिन से, आज क्या वर्तमान में परिस्थिति है, इससे हम कर सकते हैं। तो एक हमारे सामने एक कंटिन्यूअम जिसको हम कहते हैं कि एक कालक्रमण जो होता है उसका एक चित्र हमारे सामने खींच जाता है। तो चलिए मैं आरंभ के लिए, मतलब आज पहली बार मैं अपनी जीवनी के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ। तो पहला प्रसंग मैं वो चुन रही हूँ जो मेरे मनः पटल पर बहुत अच्छी तरह से उकेरा गया है और वो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। वो प्रसंग है लखनऊ स्टेशन का। और इसकी थोड़ी सी पार्श्वभूमि मैं ये बता दूं कि ये 1974 की बात है कि 73 में मैंने आईएएस की परीक्षा दी, जो लिखित परीक्षा होती है उसमें मैं उत्तीर्ण हुई। फिर मैंने दोनों मतलब फिर अब मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है और ये बात करीब जनवरी की है, जनवरी फरवरी की, जबकि लिखित का रिजल्ट आ गया था। उसी समय मेरा विवाह भी तय हुआ था और विवाह के समय भी ये बात हुई थी कि हाँ, अगर मैं इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ और अगर मैं उत्तीर्ण हुई तो मुझे 1 वर्ष के लिए मसूरी जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। बहरहाल अप्रैल में मेरा इंटरव्यू हुआ, मई में मेरा विवाह संपन्न हुआ और मैं अपने पति श्री प्रकाश के साथ कलकत्ता आ गई क्योंकि उनकी नौकरी वहाँ थी। इससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा जन्म महाराष्ट्र का है, परंतु मेरी पूरी पढ़ाई, मतलब प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई मेरी जबलपुर की है, मध्य प्रदेश, और उसकी अगली पूरी पढ़ाई एमएससी तक की और फिर आईएएस की परीक्षा भी, ये सारा बिहार से है। और बिहार में स्कूल बीएससी तक मैंने दरभंगा में पढ़ाई की, फिर पटना यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए मैं आई। तो ये इसलिए बताना आवश्यक है कि एक अलग-अलग प्रदेशों के साथ जब आप रहते हैं, अलग-अलग प्रदेशों से आप गुजरते हैं, तो आपके अनुभव भी उसी तरह से संपन्न होते चलते हैं। अब मैं आती हूँ इस बात पर कि मेरी दिन बीत रहे थे कलकत्ते में और तभी अचानक रिजल्ट आ गया, मतलब इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया और मुझे मतलब मेरे घर में पिताजी के पास सूचना आई कि मैं उत्तीर्ण हो चुकी हूँ। तो उन्होंने फटाफट मुझे कलकत्ते में खबर भिजवाई और फिर मुझे ध्यान आया कि अगर मुझे मसूरी जाना है ट्रेनिंग के लिए और जुलाई में ट्रेनिंग आरंभ होनी है तो मेरे पास समय बहुत कम है।
क्योंकि मुझे मसूरी में एक पूरे वर्ष रहना है, तो पूरे वर्ष के लिए मेरा क्या सामान होगा, कपड़े, बिछौना, ओढ़ना, थोड़े बहुत साज श्रृंगार, पढ़ाई की किताबें, मतलब काफी कुछ सामान ले जाना है, उसको इकट्ठा भी करना है पहले। फिर पटना यूनिवर्सिटी से मुझे कई कागजात इकट्ठे करने थे, जो कि मुझे मसूरी जाकर के वहाँ दिखाने होंगे या सबमिट करने होंगे। तो इस तरह से कई काम थे। तो जैसे ही पता चला कि मैं उत्तीर्ण हो गई हूँ, तो मैं कलकत्ते से तुरंत रवाना हुई। पहले दरभंगा आई, फिर पटना आई, फिर पटना में सारा कुछ लोगों से मिली वगैरह वगैरह, वापस दरभंगा आई, तैयारियां चलती रही और प्रतीक्षा थी कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, जो कि नहीं आ रहा था। करते करते जुलाई 2, 3, 4 जुलाई भी आ चुकी और तो उस समय मेरे पिताजी के कुछ मित्र थे जो कि आईएएस में थे और दरभंगा में पोस्टेड थे। दो तो कम से कम दो के नाम तो मुझे याद है, दो बड़े सीनियर ऑफिसर थे और वे हमारे लिए वो बड़ा अच्छा मार्गदर्शन वो दिया करते थे। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि आप इस भरोसे मत बैठे रहिए कि अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, क्योंकि मसूरी में जो एक उन्होंने तारीख दी होती है, उस दिन सबको ज्वाइन होना होता है। उस दिन अगर आपकी बेटी नहीं ज्वाइन हो पाएगी तो फिर आगे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो आप ऐसा करिए, अपने छोटे बेटे को फौरन दिल्ली भेजिए और वो अपॉइंटमेंट लेटर कलेक्ट करेगा यूपीएससी के ऑफिस से, और फिर आपको पता चलेगा कि किस दिन इसने मसूरी में ज्वाइन होना है, तो उसको तुरंत आप मसूरी के लिए रवाना कर सकते हैं। तो फिर मेरा भाई दिल्ली आया, यूपीएससी के ऑफिस में आया। अच्छा, उन दिनों टेलीग्राम की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही मतलब सुघड़, जिसको मैं कह सकती हूँ, बहुत ही एफिशिएंट वो थी। तो जैसे ही भाई को मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उसने तुरंत टेलीग्राम किया पिताजी को कि दीदी को फौरन भेजिए, और दूसरे ही दिन सुबह सुबह वो टेलीग्राम आ गया। तो हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम टेबल वगैरह देख के रखा था। उन दिनों रेलवे से ही सारा प्रवास हुआ करता था, हवाई जहाज वगैरह की तो कोई बात ही नहीं थी, और रेलवे का सफर भी थोड़ा समय लिया करता था। तो हम लोगों ने रास्ता तो ट्रेन का रास्ता तो देख लिया था कि दरभंगा से समस्तीपुर, समस्तीपुर से लखनऊ, और लखनऊ से दूसरी ट्रेन पकड़ करके दिल्ली, ये प्रोग्राम रहेगा। तो जैसे ही सुबह टेलीग्राम आया तो पिताजी ने फटाफट सारी तैयारी की, अपने एक दो स्टूडेंट्स को बुलाया, और वे दोपहर की गाड़ी थी और वे मुझे समस्तीपुर तक छोड़ने आए, और फिर समस्तीपुर में मुझे उन्होंने लखनऊ की गाड़ी में बैठा दिया, और बस वहीं पे जो भी उपदेश वगैरह उनको एक देने थे वो सारा उसी वहीं पे करके पिताजी वापस रवाना हो गए दरभंगा के लिए, और मेरी गाड़ी चल पड़ी लखनऊ के लिए। अगले दिन सुबह मैं लखनऊ में उतरी। अच्छा, इस बीच में मेरा थोड़ा सा रेलगाड़ी से अकेले यात्रा करने का मेरा कुछ अनुभव रह चुका था, तो इसलिए ये किसी को चिंता नहीं थी कि ये अकेले कैसे इतने लंबे प्रवास को तय कर पाएगी। खैर, मैं लखनऊ स्टेशन उतरी अगले दिन सुबह। उन दिनों रेलवे भी बड़े कार्यक्षम हुआ करते थे वहाँ के, मतलब जो वेटिंग रूम हुआ करती थी काफी साफ सुथरी, वहाँ पे खाने पीने का सामान भी स्टेशन पे मिल जाता था, वो भी काफी साफ सुथरा इस तरह से था। मेरे पास सामान बहुत था, ये दिक्कत थी। खैर, रेलवे स्टेशन पे उतर करके मैंने नहा वहा करके अच्छे से नाश्ता वास्ता कर लिया, और ट्रेन मेरी थी 11, सवा 11 के आसपास। एक कुली भी कर लिया, और उसको मैंने कहा कि भैया देखो, मुझे तुम महिलाओं के डिब्बे में बैठा देना। तो ये तय हुआ, और उसने कहा कि ट्रेन आने से 10 मिनट पहले मैं आ जाऊंगा। अच्छा, उसके पास मेरा जो सामान था वो एक ट्रंक, एक होल्ड ऑल, एक सूटकेस, और कंधे से लटकता हुआ एक झोला। सूटकेस उसने हाथ में उठाना था,
ट्रंक और होल्डर उसके सिर पे थे। और मेरे पास भी एक छोटा सूटकेस था, फिर एक बड़े से झोले में मेरा रेलवे के दौरान खाने पीने के सामान से भरा हुआ मेरा झोला था, मेरी पर्स थी, मतलब सामान काफी बढ़ चढ़ करके था। खैर, अब ट्रेन की प्रतीक्षा हो रही थी और कुली भी आ गया था, उसने सामान भी अपने सजा लिया था अपने सर पे। तब तक किसी ने कहा कि अरे ट्रेन तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है, इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म से आप रेलवे का ब्रिज चढ़ करके, पूरी सीढ़ियां चढ़ करके जाओ, ब्रिज क्रॉस करो, दूसरे प्लेटफॉर्म पे उतरो और तब तक गाड़ी शायद आ भी जाए उस प्लेटफॉर्म पे। तो अब लोग भाग लिए तो मैं भी उनके साथ भागने लगी। कुली ने जोर से मुझसे कहा मेरे पीछे पीछे आना, लेकिन मेरा ध्यान तो उधर था नहीं, मैं भाग रही थी और किसी तरह से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैं उतरी। उसी समय ट्रेन हमारी आंखों के सामने से गुजर करके रुकने वाली थी। तो मैंने देखा कि इंजन के पास में ही कहीं पर एक महिलाओं का डिब्बा था। मैं उस डिब्बे की तरफ दौड़ पड़ी, मेरे पास जो सामान था उसके साथ, और जल्दी से मैंने अपना पूरा मतलब डिब्बे में चढ़ गई, एक खिड़की पकड़ करके मैं बैठ गई, सामान जो मेरे हाथ में था वो मैंने सजा के रख दिया। अब मेरे पीछे पीछे बहुत बड़ी भीड़, मतलब हालांकि डिब्बा तो महिलाओं का था, लेकिन उनके साथ जो भी आए थे उनको छोड़ने, सामान उनका अरेंज कराने, कुली वगैरह, मतलब बहुत भीड़ डिब्बे में थी। अब मैं जब खिड़की में बैठ गई तो मुझे हठात ध्यान आया कि मेरा सामान कहाँ है, मेरा कुली कहाँ है। और तब मैंने खिड़की से बाहर झांका, इधर उधर कोई नहीं दिख रहा था, मतलब वो कुली नहीं दिख रहा था, भीड़ तो बहुत थी। और मैं अब छटपटाने लगी कि अब मैं क्या करूं। इस बीच जो गाड़ी का लाल सिग्नल होता है वो पीला हो गया, इसका मतलब वो अब थोड़ी देर में हरा हो जाएगा और गाड़ी चल पड़ेगी। मैं फिर भी देख रही थी। अब मैं ये नहीं समझ पा रही थी और नहीं तय कर पा रही थी कि मैं उतरूं या डिब्बे में बैठी रहूं। अच्छा, उतरना भी संभव नहीं था क्योंकि पूरा डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। और उन दिनों जो रेलवे के डिब्बे हुआ करते थे उसमें जो खिड़कियां थी वो पूरी की पूरी खुली रहा करती थी, मतलब उसमें वो रॉड्स या छड़ वगैरह वो नहीं होते थे। तो आप बाहर झांक करके देख सकते थे। कई बार बच्चों को खिड़की के रास्ते से लोग अंदर बैठा देते थे, सामान भी पहुंचा देते थे खिड़की के रास्ते से। तो मैं भी खिड़की में से बहुत मतलब आगे तक सर निकाल करके देखती रही कि सिग्नल भी पीला हो गया है, गाड़ी ने सीटी भी पहली सीटी दे ही दी है 3 सीटियों के बीच। और तभी मुझे दिखा कि बहुत दूर, मतलब करीब करीब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल दूसरे छोर से भागता हुआ वो कुली, तो वो भी काफी वृद्ध था वैसे, लेकिन वो अपनी तरह से पूरी जी जान से भाग भाग करके आ रहा था। किसी तरह वो मेरे डिब्बे तक पहुंचा। अच्छा, इधर से मैंने भी उसको मतलब पुकारना भी शुरू कर दिया था, तो लोगों ने भी उसको बताना शुरू किया कि मैं इधर इस डिब्बे में हूँ। वो मेरे डिब्बे तक आया, थोड़ा सा डांट करके मुझे बोला मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पीछे पीछे आना, मैं उधर वाले डिब्बे में चला गया था, वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय रहते यहाँ आपके पास आ गया। और फिर उसने ये सब, वो एक तरफ से मुझे डांट रहा था, दूसरी तरफ से वो सामान भी खिड़की के रास्ते अंदर दे रहा था, लोग भी मदद कर रहे थे। तो किसी तरह मेरा सामान आ गया, गाड़ी निकल पड़ी। वो दौड़ते हुए ही गाड़ी के साथ चल रहा था और जब मैं उसको पैसे दे रही थी उसने पैसे लिए और फिर गाड़ी आगे निकल पड़ी। अब मैं आगे 3, 4, 5 घंटे तक मैं यही सोचती रही कि ये उस वृद्ध कुली की ईमानदारी थी और ये ईमानदारी समाज में है, ये अच्छाई समाज में है। इसलिए मेरी जो छोटी मोटी असावधानियां हैं, भूल हैं, उनके लिए क्षमा है। क्योंकि अगर मान लो कि उसकी नीयत खराब हो जाती, अगर मान लो कि वो पहुंच नहीं पाता,
अगर मान लो कि वो मुझे दूसरे डिब्बों में कहीं ढूंढता रह जाता, तो उस दिन बिना सामान के मैं क्या करने वाली थी, क्योंकि एक तरफ तो टेंशन ये भी था कि जल्दी से दिल्ली पहुंचना है और वहां से आगे जल्दी से मसूरी पहुंचना है। तो लेकिन चूंकि समाज में अच्छाइयाँ हैं, समाज में उसके जैसे ईमानदार लोग हैं और कहीं ना कहीं भगवान भी है, तो इसलिए मेरी इस तरह की जो छोटी मोटी असावधानियां, भले ही वो गलत हैं और मुझे सतर्क रहना चाहिए, तब भी रहना चाहिए था, अब भी रहना चाहिए, पर फिर भी इस तरह की जो भूलें हो जाती हैं उनके लिए क्षमा इसलिए हो जाती है क्योंकि समाज में सज्जनता, अच्छाई और उसके जैसे लोग हैं। तो इस घटना को कई बार ये घटना मेरे स्मरण में आ जाती है। लखनऊ का प्लेटफॉर्म आंखों के सामने आ जाता है, वो दूर से दौड़ करके आता हुआ कुली वो आंखों के सामने आ जाता है, और फिर मैं मन ही मन उसको प्रणाम कर लेती हूँ, भगवान को भी प्रणाम कर लेती हूँ और सोचती हूँ कि ये अच्छाई है इसलिए समाज है, ये अच्छाई है इसलिए मैं आईएएस में आ पाई वगैरह वगैरह। तो ये अच्छाई मुझे इन रिटर्न समाज को देनी है, ये भावना मेरी सदा बनी रहे, यही मेरी ईश्वर से अपने सर्विस के दौरान भी और आज भी ये प्रार्थना मेरी रहती है कि इस अच्छाई को मैं और बढ़ा सकूं, जो मेरे साथ अच्छी बातें हुई उनको मैं समाज में वापस कर सकूं। नमस्ते। आज के लिए बस इतना, फिर आगे इस तरह की चर्चा मैं करती रहूंगी।